एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें सायोन को प्रेसिडेंट के साथ दिखाया जाता है, जिनके जाने के बाद सायोन के फोन पर नर्सिंग होम से कॉल आया था, क्योंकि ह्यूजू के डैड के केयर टेकर के पास सायोन का नंबर था। तो सायोन को पता चल गया था कि ह्यूजू के डैड नर्सिंग होम में नहीं मिल रहे थे, जिस बारे में पता चलते ही प्रेसिडेंट के चीफ ने सायोन से प्रेसिडेंट के एक कार को ले जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट की कार को कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह से सायोन नर्सिंग होम जाते हुए ह्यूजू के पास पहुंचा। तो उसने ऑफिसर को बताया कि ह्यूजू मेरी वाइफ है, इसलिए मैं बाद में रिपोर्ट लिखाने आऊंगा, पर वो इस बात को ऑफिसर से सीक्रेट रखने के लिए कहता है। तो ऑफिसर सायोन के साथ एक फोटो खिंचाने की रिक्वेस्ट करता है, जिसमें सायोन कहता है कि मैं जब पुलिस स्टेशन आऊंगा तब जरूर खिंचवाऊंगा और आपको मेरी ये पर्सनल बातें सीक्रेट रखनी पड़ेगी। यह बोलकर वो ह्यूजू को अपने साथ ले गया। कार ने उसे बताया कि तुम्हारे डैड के नर्स के पास मेरा नंबर था, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल कर दिया, पर अब हमें तुम्हारे डैड को दूसरे नर्सिंग होम में शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें अपने डैड के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सबको संभाल लूंगा। जो सुनकर ह्यूजू अपने डैड के बारे में सोचकर रोने लग जाती है। अब रोने की आवाज को तो वो नहीं रोक सकती है। जो सुनकर सायोन कहता है कि तुम ऐसे आवाज कर सकती हो। ह्यूजू चुप हो जाती है। सायोन कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें रोने से नहीं रोक रहा हूँ, तुम्हें जितना रोना है रो सकती हो। इधर रात को यूरी अपने रेगुलर रेस्टोरेंट आई हुई होती है, जहाँ सांगू भी पहले से आया हुआ था। तो दोनों साथ में ही खाना खाने बैठ जाते हैं। यूरी जो बहुत ही चुलबुली टाइप सी लड़की थी, आते ही वो सांगू को टीज करते हुए फ्लर्ट करने लग जाती है। फिर दोनों अपने बारे में थोड़ा कैजुअली बात करते हैं, फिर अपने आइडियल और क्रश के बारे में बातें करते हैं। सांगू बताता है कि उसे काफी टाइम से किसी पे क्रश है, जो यूरी तुरंत गैस कर लेती है। तो सांगू को ह्यूजू पे क्रश था, जो यूरी को उस दिन साथ में लंच करते हुए समझ में आ गया था। फिर यूरी उसे अपने आइडियल यानी सायोन के बारे में बताती है कि सायोन जो पहले एक न्यूज एंकर था, लेकिन वो अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था, जिस वजह से यूरी तो उससे पहले ही बहुत ही डरती थी। लेकिन सायोन ने उसे बहुत कुछ सिखाया भी था और बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी था। बस सायोन प्रेसिडेंट का स्पोक पर्सन बन गया, जॉब छोड़ दिया और शादी भी कर लिया। सांगू पूछता है कि उसने किससे शादी की, तो यूरी बताती है कि सायोन एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से आता है। उनके ग्रैंडपा तो बहुत बड़े बिग शॉट थे, यहाँ तक कि उनके रिलेटिव्स कोई ना कोई मिनिस्टर है, जिस वजह से जाहिर सी बात है कि उनकी शादी एक बहुत ही बड़ी फैमिली की बेटी से हुई है। इधर सायोन ह्यूजू को एक होटल ले आता है, क्योंकि आज के दिन ये लोग फैमिली डिनर करते हैं। सायोन पहले उसे होटल रूम ले जाता है। ह्यूजू फ्रेश होकर आती है। सायोन कहता है कि हमें बात करने की जरूरत है, तो उसे बैठने के लिए कहता है। फिर बताता है कि तुम जानती हो कोई हमारे पीछे पड़ा है, पहले तुम्हें किडनैप किया, फिर मेरे ऑफिस में ब्लास्ट, और अब लगता है कि तुम्हारे डैड को भी उससे खतरा है। अभी तक तो मैंने पुलिस में कंप्लेन नहीं किया, पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, इसलिए अभी बता दो तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। क्योंकि सायोन को डाउट था कि ह्यूजू कुछ तो छुपा रही है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि वैसे भी हम इतने भी क्लोज नहीं है कि एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर करे। फिर वो ह्यूजू के लिए खाना ले आता है, उसे अच्छे से रेस्ट करके खाना खाकर नीचे आने के लिए कहता है, क्योंकि नीचे सायोन के मॉम डैड के साथ डिनर था। तो सायोन के डैड चाहते थे कि सायोन उनके इलेक्शन कैंपेन में हेल्प करे। इसको सायोन डायरेक्टली मना कर देता है। वहीं हमें समझ आता है कि सायोन का अपने डैड के साथ रिलेशन सही नहीं है, इसलिए सायोन के डैड उस पर हमेशा नाराज रहते हैं। कुछ देर बाद में ह्यूजू आती है, तो सायोन के डैड ह्यूजू की इंसल्ट करने लगते हैं, जो सुनकर सायोन को भी गुस्सा आ जाता है। तो अपने डैड को सुनाकर ह्यूजू को लेकर जाने लगता है। तभी सायोन के डैड गुस्से में एक वाइन का ग्लास उसकी तरफ फेंकते हैं। तो सायोन ह्यूजू को कवर कर लेता है, पर उसके डैड आकर उसका कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मेरी परछाई से बाहर निकले तो बर्बाद हो जाओगे। इस पर सायोन कहता है कि मैं ऑलरेडी निकल चुका हूँ, इसलिए आप अपने बारे में सोचिए। ग्रैंडपा के दम पे तो आप पॉलिटिक्स में आ गए, पर आप खुद के दम पर आगे बढ़कर दिखाइए। ये बोलकर ह्यूजू का हाथ होल्ड करता है और उसे लेकर चला जाता है। लिफ्ट में ह्यूजू अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन सायोन उसका हाथ नहीं छोड़ता और उसे कहता है कि तुम जरूर मुझे डिवोर्स देना चाहती होगी, क्योंकि तुम्हें मुझसे अपनी बहन की जगह शादी करनी पड़ी। तुम बोल नहीं सकती, इसलिए अपने आप को ऐसे सिचुएशन में डिफेंड नहीं कर सकती, पर ये लोग ऐसे ही है जो अपने बच्चे तक को भी बदल सकते हैं, इसलिए इनकी बात को सुनने की जरूरत नहीं है, ना ही दिल पे लेना। ये बोलकर उसे घर ले आता है। ह्यूजू को अब किडनैपर का फोन देखकर बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो कचरे के बैग में डालकर फेंकने के लिए जाती है। तो सायोन कहता है कि कचरे की थैली मुझे दे दो, मैं फेंक कर आता हूँ। इससे ह्यूजू तो और घबराने लग जाती है, इसलिए दोनों में कचरे को लेकर छीना झपटी होने लगती है। पर ह्यूजू उसे छीन कर अपने रूम में वापस आ जाती है, जहाँ उसकी डायरेक्टर और बाकी कलीग वीडियो कॉल करके उसे गुड लक विश करते हैं, क्योंकि कल प्रेसिडेंशियल ऑफिस में इंटरव्यू था। तभी सायोन भी उसे ऑल द बेस्ट कहता है। ह्यूजू लिखती है कि अगर मैं पास हो गई तो फिर क्या होगा, हमारी फैमिली को पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ, तो क्या होगा। तो सायोन कहता है कि ह्यूजू आखिर कब तक तुम एक ओबीडिएंट बच्ची बनी रहोगी, जो हमेशा दूसरों के ऑर्डर्स फॉलो करती है, या तुम दूसरों की बातें सुन सुनकर थक नहीं गई हो। ये तुम्हारे लिए एक मौका है अपने दम पे खड़े होने का, अपना नाम बनाने का, इसलिए दूसरों के बारे में सोचना बंद करो, खुद के लिए करो जो तुम्हारा मन करे वो करो। ये बोलकर वो जाने लगा था, तो ह्यूजू उससे रोक कर लिखती है कि ठीक है, फिर तुम सोचना चालू करो, अगर मुझे ये जॉब मिल गई तो सिचुएशन कैसे हैंडल करोगे। जो सुनकर सायोन थोड़ा स्माइल करता है। तो अगले दिन डोजे
सांगू की सारी इन्फॉर्मेशन सायोन को देता है, जहाँ उसे पता चलता है कि सांगू यूरी के साथ क्राइम रिपोर्ट नाम का एक शो करने वाला है। पर सायोन खुद इंटरव्यू लेने के लिए नहीं जाता, अपने ऑफिस में ही बैठकर लाइव देखता है। तो ह्यूजू की बारी आ जाती है, जहाँ उसे सायोन के एक स्पीच को लाइव इंटरप्रेट करने के लिए कहा जाता है, जिसको ह्यूजू बहुत ही आराम से सायोन के वॉइस के साथ प्रॉपर सिंक में इंटरप्रेट कर देती है। अब उसकी इतनी परफेक्शन देखकर सायोन भी इधर हैरान रह गया था, लेकिन वो कुछ नोटिस करता है, इसलिए वो खुद इंटरव्यू रूम में आता है और ह्यूजू से पूछता है कि तुमने कई बार मेरे बोलने से पहले ये हैंड साइन करने लग गई थी, इसलिए सच बताओ कि क्या तुम्हें यह स्पीच पहले से ही पता था। तो ह्यूजू साइन लैंग्वेज में बताती है कि मैंने इन वीडियोस में बहुत बार प्रैक्टिस किया है। तो सायोन उसके दूसरे स्पीच के वीडियो को इंटरप्रेट करने के लिए कहता है। अब ह्यूजू को बहुत सारे स्पीच दिखाए जाते हैं, जिन सभी को ह्यूजू परफेक्टली सिंक के साथ इंटरप्रेट कर देती है, जो देखकर सायोन के साथ साथ सारे इंटरव्यू भी शॉक्ड हो जाते हैं। सायोन उसको रोक कर पूछता है कि क्या तुमने मेरे सारे वीडियोस को देखकर प्रैक्टिस किया है। ह्यूजू हाँ में सर हिलाती है। तो सायोन कहता है कि यानी तुमने मेरे सारे स्पीच को मेमोराइज कर लिया है। ह्यूजू कहती है कि नहीं, मैंने आपकी वीडियो को देखकर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है। सायोन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम रैंडम मेरी किसी भी स्पीच को इतनी परफेक्टली मेरे वॉइस के साथ अपने हैंड मूवमेंट्स को मैच कर सकती हो। ह्यूजू साइन लैंग्वेज में कहती है क्योंकि मैं पागल हूँ, जो सुनकर सब लोग तो स्माइल करने लगते हैं। ह्यूजू बताती है कि आपकी स्पीच ब्रीफिंग से ऑब्सेस्ड थी, हमेशा से ही मेरा सपना था साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर बनना, इसलिए मैंने आपकी सारी वीडियो देखकर प्रैक्टिस की, आपके लिप मूवमेंट्स को पढ़ा, आपके बोलने के तरीके को पढ़ा, आपको मिमिक किया। मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, जो सुनकर सब लोग तो और ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तो सायोन पूछता है कि क्या तुम सच में कुछ बोल नहीं सकती? अगर तुम्हें यह जॉब मिल गई तो स्पोक पर्सन की टीम के साथ तुम कैसे बात करोगी? ह्यूजू पूछते हैं कि आपको साइन लैंग्वेज आती है? नहीं आती तो मैं आपको सिखा दूंगी, फिर आपको भी समझ आएगा कि इंटरप्रेटर आपकी बात को सही से कन्वे कर पा रही है या नहीं। अगर आप सीख लेंगे तो मेरे साथ कम्युनिकेट करने में आपको ही आसानी होगी। लेकिन सायोन उसे अभी जो बोलेगा ऑन द स्पॉट इंटरप्रेट करने के लिए कहता है। जो बातें उसने किसी भी स्पीच में नहीं कही, तो वो एक मैरिड कपल की स्टोरी बताता है, जिसमें उस कपल के बीच में कम्युनिकेशन नहीं थी, कभी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया। पर अगर अब वो ट्राई करे तो क्या वो अपने रिलेशन को एक नॉर्मल कपल की तरह ठीक कर सकते हैं? तो ये सायोन अपनी ही कहानी बता रहा था, इसको ह्यूजू परफेक्टली इंटरप्रेट कर देती है। इसको देखकर फिर से सब लोग सरप्राइज रह जाते हैं। तो सायोन बाहर चला जाता है और ह्यूजू की बातों के बारे में सोच कर कहता है कि क्या हो तुम। फिर इधर हम देखते हैं कि चेयरमैन होंग की बड़ी बेटी यानी ह्यूजू की स्टेप सिस्टर होंग ई ने जो कोरिया वापस आ जाती है, जहां सायोन ने ह्यूजू के डैड को एक बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था, जहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तो ह्यूजू अपने डैड से मिलने जाती है, जहां उसके डैड के लिए बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, जो देखकर ह्यूजू पूछते हैं कि डैड ये सब किसने किया। अब ह्यूजू के डैड जो बात सुनते थे उसे रिपीट किया करते थे। तो जब सायोन इनसे मिलने आया था तब उसने कहा था कि चिंता मत करो डैड, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ह्यूजू को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। तो ह्यूजू के डैड यही बात रिपीट करते हैं। तो वो समझ जाती है कि सायोन यहाँ आया था, लेकिन अब वो सायोन के बारे में सोचने लग जाती है, क्योंकि वो कभी रूड बिहेव करता था, तो कभी बहुत प्यार से, कभी बहुत हार्श होता था, तो कभी बहुत काइंड। तो अपने डैड से कहती है कि मैं उसे समझ नहीं पा रही हूँ। इधर इंटरव्यूअर टीम ने ह्यूजू को ही सेलेक्ट किया था, जिस बारे में वो सायोन को बताने आते हैं। सायोन उनके सामने कुछ खास रिएक्ट तो नहीं करता, लेकिन वो बहुत खुश होता है। ह्यूजू का नाम देखकर वो अपने एक बचपन के टाइम को याद करता है। होंग फैमिली और बैक फैमिली फ्रेंड्स थे, यहाँ तक कि दोनों फैमिली आसपास ही रहते थे, इसलिए एक दूसरे के घर आना जाना लगा ही रहता था। तो एक दिन होंग फैमिली के घर पे सायोन और उसकी फैमिली आई थी। सभी लोग खाना खाने बैठे थे। सायोन को खाने के लिए सी फूड दिया गया था, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर उसकी मॉम उसे फोर्सफुली खाने के लिए कहती है और कहती है कि मेरे बेटे को फिश पसंद है। ये सुनकर सायोन चुपचाप से खा लेता है। उनके जाने के बाद वो नीचे देखता है, तब वो ह्यूजू को देखता है। उसको बहुत भूख लगी थी और उसे सी फूड खाना था, लेकिन उसकी मॉम उसे डाइट वाला थोड़ा सा खाना खाने के लिए देती है, जो उसे खाना नहीं था, पर उसकी मॉम उसे वही खाने के लिए कहकर चली जाती है। तो उनके जाते ही सायोन नीचे आता है और ह्यूजू को साइड में ले आता है और उसे अपनी सी फूड वाली प्लेट खाने के लिए देता है। इसको ह्यूजू बहुत जल्दी जल्दी खाने लगती है, क्योंकि अगर उसकी मॉम ने देख लिया तो उसे डांटेगी। तब सायोन ने उसका नाम पूछा था, तब ह्यूजू ने उसके हाथ पे अपना नाम लिखकर बताया था। तो सायोन ह्यूजू की फोटो देखकर यही याद करता है और कहता है कि तुम इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गए। तभी उसे ह्यूजू थैंक यू मैसेज करती है उसके डैड के लिए इतना करने के लिए, जो देखकर सायोन स्माइल करता है। तभी इधर ह्यूजू को इन ऐप का एक पोस्ट का नोटिफिकेशन आता है, जिससे वो समझ जाती है कि इन ऐप कोरिया आ चुकी है, जिससे उसे फिर से याद आता है कि किस तरह उसकी मॉम ने उसे इन की जगह लेकर सायोन से शादी करने के लिए फोर्स किया था। तो वो अपने वेडिंग रिंग को निकालती है
और उसे देखकर याद करती है जिसे सायोन ने पहनाने के बाद कहा था कि इसे संभाल कर रखना, कहीं असली ऑनर आ गई तो उसे वापस करना पड़ेगा। जो याद करके वो उस कचरे से किडनैपर वाला फोन निकाल लेती है। इधर सायोन यूरी को कॉल करता है और सांगू के बारे में उसे जो भी पता है बताने के लिए कहता है। अब यूरी उससे बात करने के एक्साइटमेंट में ये बता देती है कि सांगू एक ऑर्फनेज में पला बड़ा है। सायोन कहता है कि नूरी ड्रीम सेंटर में ना, जिसका पहला नाम था सनिल चाइल्ड केयर सेंटर। यूरी हाँ कहती है। तभी सायोन को किडनैपर के नंबर से कॉल आता है। यूजू कहती है कि तुमने पूछा था ना कि तुम्हारा डिवोर्स कराकर मुझे क्या हासिल होगा, उसका जवाब है मेरे पास होंग इन आ। उसे वापस आकर अपनी जगह भी तो चाहिए। वैसे भी तुम और तुम्हारी फैमिली तो उसे ही चाहते थे। ह्यूजू तो जस्ट एक रिप्लेसमेंट थी, इसलिए ह्यूजू को छोड़ दो। सायोन कहता है लगता है तुम्हें सब कुछ नहीं पता, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इन आ को गायब होने से पहले जिससे वो आखिरी बार मिली थी वो मैं था। शायद तुमने इस बारे में अच्छे से पता नहीं किया। तो ह्यूजू पूछती है तुम दोनों ने किस बारे में बात की। सायोन कहता है कि हमने एक डील की थी जिसके हिसाब से इन आ कभी भी मेरी वाइफ नहीं बनेगी। जो सुनकर ह्यूजू शॉक्ड हो जाती है। तो सायोन कहता है कि लगता है तुम जिस इरादे से मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे मैंने उस मोटिव को ही खत्म कर दिया। जो सुनकर ह्यूजू कॉल कट कर देती है। क्योंकि सायोन घर पहुंच गया था तो वो ह्यूजू के पास आता है, उसे सॉरी कहता है क्योंकि उसने ह्यूजू को अंडर एस्टिमेट किया था और उसने इंटरव्यू बहुत ही अच्छे से दिया था। फिर उसे याद दिलाता है कि कल चेयरमैन होंग यानी ह्यूजू के स्टेप डैड के कंपनी की एनिवर्सरी है जिसके पार्टी में इन्हें जाना है। पर ह्यूजू अपने मन में कहती है कि क्या ये नहीं जानता कि इना वापस आ गई है। तो अगले दिन शाम को ये लोग पार्टी में पहुंचते हैं। ह्यूजू को देखकर उसकी मॉम उसे साइड के रूम में ले आती है। कहती है कि तुमने सायोन को अपने डैड के बारे में पता चलने कैसे दिया, एक काम तुम ढंग से नहीं कर सकती। ह्यूजू टाइप करके पूछते हैं कि क्या आप ये नहीं पूछेंगे कि डैड को वहां से शिफ्ट क्यों किया गया। ह्यूजू की मॉम कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अच्छा ही है कि मुझे अब से हॉस्पिटल में पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये क्या पहना है, ये बोलकर उसके कोट उतार देती है और बाहर आकर अच्छा दिखने के लिए कहती है। तो इसके पास ही वॉशरूम था जहाँ दो लड़कियां ह्यूजू के बारे में बुरा भला बोल रही थी। ये सब सुनकर ह्यूजू को बहुत बुरा लगता है। पार्टी में आती है तो अंदर सभी लोग आपस में बात करने में बिजी थे, जैसे कोई उसे नोटिस ही नहीं कर रहा था। इसलिए वो ड्रिंक करते करते टेरेस में आ जाती है जहाँ वो अपनी लाइफ के बारे में सोचकर सैड फील कर रही थी कि किसी को उसकी चिंता ही नहीं है। तो वो किडनैपर का फोन निकालकर सायोन को कॉल करने के बारे में सोचती है। उसे कॉल लगाकर वो अपने आप से कहती है कि ये तो मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा होगा। तभी सायोन कॉल पिक करता है तो ह्यूजू कहती है कि तुम्हारी फियांसे शादी से पहले गायब हो गए, फिर जब ह्यूजू ने उसकी जगह ले ली तब तुमने कैसा फील किया, जरूर अच्छा तो नहीं लगा होगा। वो बहुत बेचारी थी, उसकी कोई सोशल स्किल नहीं है, ना ही सक्सेसफुल है। वो बस किसी सप्लीमेंट पेजेस की तरह है जो तुम्हें इनाम के साथ फ्री में मिल गई। ये बात वो भी जानती है। ये सब छोड़कर वो बाहर आना चाहती है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है। उसे अमीर फैमिली पसंद नहीं है पर उसे ये लग्जरियस लाइफ जीकर कंफर्ट मिला। वो कायरो की तरह पैसों के सामने झुक गई। पर सायोन कहता है कि नहीं, वो ऐसी नहीं है। वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करती है, उसके पास सोशल स्किल नहीं है। ये भी गलत है। लोग पहले से उसे रूडली बात करते हैं इसलिए वो ज्यादा घुलती मिलती नहीं है और वो पैसों के सामने कभी नहीं झुकी है। वो बस अपनी मॉम से थोड़ा ज्यादा प्यार करती है इसलिए उनकी सारी बात मानती है, चाहे वो सही हो या गलत। ये सब बताते हुए वो ह्यूजू को हर जगह ढूंढने लगता है। फिर उसे आगे बताता है कि एक टाइम ऐसा था जब मुझे भी खाना या बोलना पसंद नहीं था। मेरे चारों ओर बस बुरे लोग थे, लालची लोग जो बहुत बात करते थे। तब सिर्फ एक ह्यूजू थी जो सबसे शांत थी। मैंने जब उसे देखा तो पता नहीं मुझे एक अजीब सी शांति मिली। उसे देखकर मुझे कंफर्ट मिला। और तुमने क्या कहा, ह्यूजू एक सप्लीमेंट पेज है? नहीं, वो सबसे यूनिक है। उसने कितनी मेहनत की है तुम नहीं जानते। वो अपना नाम खुद बनाएगी अपनी मेहनत से, इसलिए अगर नहीं पता तो मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी ऐसा मत बोलना। अब ये सब सुनकर ह्यूजू तो रो पड़ती है। रोते हुए कहती है कि फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों ट्रीट किया जैसे वो है ही नहीं। तुमने कहा कि तुम ह्यूजू को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम दोनों कोई कपल नहीं हो। तभी ह्यूजू लिफ्ट खुलने की आवाज सुनकर पीछे मुड़ती है तो लिफ्ट से सायोन बाहर आता है तो ह्यूजू को फोन के साथ टेरेस के एकदम साइड में देख लेता है। सीन कट होता है और हमें एक एक्स्ट्रा सीन दिखाया जाता है जब सायोन रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन गया था। पहले तो उसने ऑफिसर के साथ फोटो खिंचवाए, फिर रिपोर्ट लिखाते टाइम ऑफिसर उसे बताता है कि आपकी वाइफ उस दिन हमारे कार में अचानक से बहुत शॉक्ड हो गई थी। हमें तो ऐसा लगा था उन्हें पैनिक अटैक आ रहा है। अचानक से वो बहुत चिल्लाने लग गई और कार रोकने के लिए कह रही थी। जो सुनकर सायोन शॉकिंगली पूछता है कि क्या मेरी वाइफ ने आपसे कार रोकने के लिए कहा। ऑफिसर कहता है कि हाँ। तो सायोन उनके कार का डैश कैम फुटेज लेता है तो वो फुटेज में देखकर सायोन समझ जाता है कि ह्यूजू बात कर सकती है, जिससे तो वो काफी शॉक और गुस्सा दोनों होता है। इसके साथ ही एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।